हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही नहाएं तो क्या होगा। और आज आप भारत की सरजमीन पर आने वाली सबसे पहली कार की रियर फोटो देखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब क्यों होती है। तो दुनिया भर से ज्ञान को समेटते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एजुकेशनल अध्याय को। हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। गाइस, जब भी हम आसमान में कोई भी अजीब सी लाइट या फिर स्पेसशिप को देखते हैं तो हम इंडियंस के अंदर से एक अलग ही लेवल की चुल जाग जाती है कि भाई ये सारी चीजें हमें विदेश में नजर क्यों आती हैं, इंडिया में क्यों नहीं। तो भाई लोगों, आपकी इसी चुल्लू को ठंडा करने के लिए ऊपर रहने वाले भाई लोगों अमी तुमा की भालूबाशी करते हुए कोलकाता पहुंच चुके हैं। असल में गाइस, अभी हाल ही में कोलकाता के आसमान में कुछ इस तरीके की बेहद ही अजीब सी लाइट को आसमान में एक ही जगह पर हवर करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अभी तक कोई भी रिसर्चर ये नहीं बता पाया है कि एक्चुअली में भैया ये बला क्या है, क्योंकि ना ही ये कोई नेचुरल फिनोमेना है और ना ही किसी भी कंट्री का कोई भी प्रोजेक्ट। अजीब लेकिन सच। गाइस, हमें से बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत की सबसे पहली कार सर टाटा जी ने खरीदी थी। और गाइस, अगर आप भी ऐसा मानते हो तो वीरो मुझे माफ करना, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन पूरे तरीके से गलत है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन भारत के सबसे पहले कार ओनर क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंपनी में काम करने वाले मिस्टर फॉस्टर थे, जिन्होंने कि साल 1897 में इस कार को परचेज किया था। तो टेक्निकली भारत की जमीन को टच करने वाली यही पूरी दुनिया की सबसे पहली कार थी। अब गाइस देखो, तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, पहली बार इस इमेज को देखकर मेरे रोंगटे जरूर खड़े हो गए थे। गाइस, हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि ब्लू व्हेल इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सी एनिमल है। बट गाइस देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भैया टूटा फूटा मरा गला सारा ही फोन साल में एक बार अपडेट हो जाता है, लेकिन हमारी बुक्स ना, वो अपडेट ना हो सकती। और उसी की तर्ज पर भैया ये इंफॉर्मेशन भी गलत है। असल में गाइस, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सी एनिमल लायंस मैनेड जेलीफिश है, जिसकी की मैक्सिमम लेंथ लगभग 36.5 मीटर्स होती है, जबकि एक ब्लू व्हेल की मैक्सिमम लेंथ सिर्फ 33 मीटर। तो भाई लोगों, अगर आपने आज कुछ नया जाना है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई को आनंद की अनुभूति जरूर दीजिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसी शख्सियत है जो जहां भी चले जाते हैं भैया उन्हें देखने के लिए लोग हुजूम की तरह उमड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर अगर भूले भटके रोनाल्डो चले गए तो वहां के लोग आग बबूला हो जाते हैं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन एक बार साउथ कोरिया के लोगों ने फंड जमा करके रोनाल्डो को साउथ कोरिया बुलाया था, जिसमें उन्होंने यह साइन भी किया था कि वो साउथ कोरिया आकर एटलीस्ट 45 मिनट तक मैदान पर फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन रोनाल्डो भैया पहुंचे ही नहीं। अब नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे भाई, अपने भाई का अलग टोरा है, नहीं गए। लेकिन ये चीज साउथ कोरिया के लोगों को इतनी ज्यादा हर्ट कर गई कि उन्होंने जोर जबरदस्ती वहां की गवर्नमेंट पर प्रेशर को डालकर रोनाल्डो को साउथ कोरिया से ही बैन करवा डाला। स्ट्रेंज बट ट्रू। हम सभी जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के द्वारा यूएसए के लिए बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको जो पता है वो बिल्कुल ही गलत पता है, क्योंकि जिसको सही पता है दुनिया को उसके बारे में ही नहीं पता है। इन सब के बीच मैं भूल गया कि मुझे क्या पता था। हाँ, याद आ गया, तो सुनो। एक्चुअली में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के द्वारा कभी भी यूएसए के लिए नहीं बनाया गया था। हकीकत में इसे इजिप्ट के लिए बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें इस लेडी को इजिप्ट की एक गरीब महिला की तर्ज पर रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि अपने हाथों में उम्मीद की मशाल लेकर खड़ी हुई थी। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इजिप्ट ने यह बोला कि भैया ये फालतू चीज हमें नहीं मांगता, इसे आप अपने पास ही रखिए। लेकिन भैया देखो, फ्रांस भी थेड़ा शाना, तो उसने क्या करा, उसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको यूएसए को एज अ गिफ्ट चिपका दिया, और यूएसए ने इसे बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब भैया समझना आया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है या फिर दिवाली की सोन पपड़ी जो हर कोई इधर उधर चिपकाए फिर रहा है। गाइस, आपने इस दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजों की क्लिक की गई फोटो को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे छोटी ऑब्जेक्ट की क्लिक की गई इमेज को देखा है? दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है हकीकत में वो एक एटम की शैडो की फोटो है, और यही अभी तक की क्लिक की गई सबसे छोटे ऑब्जेक्ट की एक बेहद ही रेयर फोटो है। सो गाइस, इन्हीं तरीके की छोटी छोटी लेकिन बेहद ही ऑसम सी नॉलेज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए आर्मी को जितना नुकसान उनके दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया था भैया, उससे कई ज्यादा नुकसान तो छोटे छोटे पपीज ने पहुंचाया था। असल में गाइस, यूएसए काफी लंबे समय से एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा अवेयर है, जिसके चलते हुए यूएस आर्मी ने पूरे तरीके से साफ कर दिया था कि वो वर्ल्ड वॉर में ना ही एनिमल का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी भी एनिमल को चोट पहुंचाएंगे। और इनके इसी वीक पॉइंट पर वार करते हुए नाजीज अपने साथ जानबूझकर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पपीज को ले जाते थे, जिन्हें वो जानबूझकर यूएसए सोल्जर्स के सामने छोड़ दिया करते थे। एंड एज अ रिजल्ट इन पपीज को बचाने के चक्कर में यूएस आर्मी बहुत बड़े स्केल पर खदेड़ दी जाती थी। वैसे गाइस, अगर सच कहूं ना कि जो लोग बेजुबानों के दम पर जंग जीत रहे हैं उनके लिए एक अलग से शब्द होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो में वो बोल नहीं सकता, बट आई होप आप समझ चुके होंगे।
गाइस अभी तक तो आपको ये पता होगा कि मैकडॉनल्ड्स सिर्फ हम इंसानों के लिए ही विचित्र किस्म के स्नैक्स को बनाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फूड चेन सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि मधुमक्खियों के लिए भी काम करती है। असल में गाइस मैकडॉनल्ड्स बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में कुछ इस तरीके के स्मॉल मैकडी बीज रेस्टोरेंट्स को खोल रहा है, जिसके अंदर मधुमक्खियों के लिए स्पेशल खाने को रखा जाता है और वो भी बिल्कुल फ्री। और यही चीज मैकडॉनल्ड्स और मधुमक्खियों के बीच के प्यार को साथ में आसमान तक ले जाती है। गाइस जब भी बात स्नो की आती है तो हमें सफेदी की चमकार याद आ जाती है, क्योंकि ये सफेद जो होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस का एल्प्स इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आपको स्नो व्हाइट कलर की नहीं बल्कि पिंक कलर की गिरती हुई नजर आती है। असल में गाइस आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन इस जगह पर हर साल आपको स्नो कुछ इस तरीके की पिंक कलर की गिरती हुई नजर आती है, जिसे यहाँ पर वाटरमेलन स्नो के नाम से जाना जाता है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे का रीजन अभी तक भी कोई भी नहीं जानता और यही चीज इस स्नो को काफी ज्यादा अजीब भी बना देती है। गाइस आज भी बहुत से लोगों की सुबह की नींद मुर्गे की तेज बांग के साथ खुलती है, क्योंकि भैया चिल्लाते ही गला फाड़ के इतना तेज है कि लोगों को तो छोड़ो उनकी आत्मा तक कांप जाती है। लेकिन बावजूद इसके भी क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पक्षियों की ये चलती फिरती ढिंचैक पूजा के खुद के कान क्यों नहीं फूटते? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन रूस्टर्स की बॉडी कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि इनके शरीर के अंदर बिल्ट इन ईयर प्लग्स होते हैं और जैसे ये सुबह तेज आवाज में बांग देना शुरू करते हैं, इनके यही बिल्ट इन ईयर प्लग्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यही चीज इन्हें बहरा होने से बचा लेती है। मतलब बहरे हो जाएं लोग बस्ती में, लेकिन मुर्गे फिर भी रहेंगे मस्ती में। गाइस बचपन से ही हमारे दिमाग को अदरक की तरह कूट कूट कर उसमें यह बैठाया जाता है कि बेटा अगर तुम्हारे कोई भी फ्यूचर प्लान्स नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी अर्जुन कपूर है यानी कि झंड। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएसए में की गई की स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जिन बच्चों के कोई भी फ्यूचर प्लान्स नहीं होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और सच कहूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही बोलता है। वैसे आप किस तरीके के इंसान है, फ्यूचर को प्लान करने वाले या फिर एवं रैंडम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले? कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। गाइस नॉर्मली इलेक्शन के दिन पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करती है जिनके ऊपर उस इलेक्शन को खराब करने का या तो शक होता है या फिर एग्जैक्टली वो ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बात अगर मालदीव पुलिस की जाए तो भैया वो तो इलेक्शन के दिन नारियलों को ही धर लेती है। असल में गाइस ये बात है साल 2013 की, जब मालदीव्स में इलेक्शन चल रहे थे। अब क्योंकि मालदीव्स में ब्लैक मैजिक के लिए बहुत बड़े स्केल में कोकोनट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय लोगों के द्वारा मालदीव्स में ये अफवाह उड़ा दी गई कि इलेक्शन बूथ के पास जितने भी कोकोनट मौजूद हैं उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है और वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को ही बदल देंगे, जिसके चलते हुए वहां की पुलिस को भैया और चीजों को तो छोड़ो, सबसे पहले इन्हीं नारियलों को अरेस्ट करना पड़ा। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा फनी है, जहां पर पुलिस भैया इस तरीके की अजीब सी चीज में बिलीव करती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? गाइस हमें से बहुत से लोगों को बुक्स पढ़ने की काफी ज्यादा अच्छी आदत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी काफी ज्यादा पुरानी किताबों को पढ़ रहे हैं तो आप भी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। असल में गाइस आपको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन 1800 शताब्दी के आसपास जितने भी राइटर्स बुक को लिखा करते थे वो उनके पेजेस को प्रिवेंट करने के लिए इनएक्टिव आर्सेनिक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड जैसे जैसे आर्सेनिक हवा के कांटेक्ट में आता है ये अपने आप ही एक्टिव हो जाता है और इसलिए अगर आप प्रेजेंट डेट में काफी ज्यादा पुरानी बुक्स को पढ़ते हैं और नॉर्मली उंगली पर थूक लगाकर उसके पेजेस को पलटते हैं तो ये चीज आपको काफी ज्यादा बीमार बना सकती है। और भाई गलती से अगर आपने उस किताब को चाट ही डाला तो मैं आपको बता दूं कि एक किताब 3 से 4 लोगों को ऊपर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। गाइस हम सभी को पता है कि बारिश हमेशा ही पानी की होती है। शायद भाई मेरे यहाँ तो पानी की होती है, बाकी तुम लोग अपना देख लो, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे वरना पैसे की भी बोल देता। लेकिन क्या आपको पता है कि हमने और आपने मिलकर इस एनवायरनमेंट की इतनी बैंड बजा दी है कि भैया आगे आने वाले समय में हमारी जनरेशन बारिश पानी की नहीं बल्कि प्लास्टिक की देखेगी। यूं कहूं कि उसने देखना शुरू भी कर दिया है। असल में कैसे अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में ऑकलैंड में प्लास्टिक रेन का मामला सामने आया है और एनवायरमेंटल साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार ये छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप बारिश के पानी को अपने हाथों पर रखेंगे तो आप अपने हाथों पर इन्हें बेहद ही साफ तौर से देख पाएंगे। आप दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि आगे आने वाले समय में यही चीज कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनेगी। लेकिन फायदा क्या है? हम लोग सच में फिर भी नहीं सुधर सकते। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में 27 साल की इंडियन स्टूडेंट ऋषि राज पोपट ने कैम्ब्रिज में 2500 साल पुरानी एक संस्कृत की पहेली को सिर्फ 1 महीने में ही सुलझाकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है।
सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटी हमेशा ही खराब क्यों होती है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि आज की एडवांस दुनिया में जहां पर हर एक इंसान की पॉकेट में ही 48 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बेटर वीडियो क्वालिटी वाली डिवाइस या फिर मोबाइल्स मौजूद होते हैं, तो फिर आखिर सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी को इतनी ज्यादा वर्स्ट क्यों रखा जाता है? और इवन इन्हीं सीसीटीवी कैमरास के दम पर इंसान अपने लाखों के मालों की सेफ्टी भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी भैया अगर इसमें किसी इंसान का चेहरा ढंग से नजर आ जाए ना, मैं सही बता रहा हूं, प्रसाद चढ़ा लेना। असल में गाइस इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। अब बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है वीडियो स्टोरेज प्रॉब्लम। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक वीडियो को आप जितनी अच्छी या फिर एचडी क्वालिटी में शूट करते हैं उसका साइज अपने आप में ही उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब क्योंकि नॉर्मली लोग एक जगह पर एक से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करते हैं, साथ ही साथ इन्हें 1 या फिर 2 हफ्तों की वीडियो फुटेज का बैकअप भी रखना पड़ता है, तो चाहकर भी इनकी वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा कर भी दिया जाए तो उनकी उसी वीडियो को स्टोर करने के लिए हमें हार्ड ड्राइव भी काफी ज्यादा बड़ी चाहिए होगी। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो भी इनके हार्ड ड्राइव से ही जुड़ी हुई है। असल में गाइस नॉर्मली सीसीटीवी सिस्टम में साधारण हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें 24 घंटों और 7 दिन तक लगातार डेटा को स्टोर करना पड़ता है, और इसीलिए इनके लिए स्पेशली सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन तरीके की हार्ड ड्राइव्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये एक ही साथ बहुत बड़े अमाउंट में अपने अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हीट होकर खराब होने लगेंगी, जिसके चलते हुए पूरा का पूरा सीसीटीवी सिस्टम ही फेल हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सीसीटीवी वीडियो फुटेज की क्वालिटी को हमेशा ही कंप्रेस करने के चक्कर में उसे काफी ज्यादा खराब रिकॉर्ड किया जाता है, एंड एज अ रिजल्ट इन कैमरास को भी ज्यादा हाई मेगापिक्सल का नहीं बनाया जाता। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही नहाएं तो क्या होगा? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से वेस्टर्न कंट्रीज में इस बात पर डिबेट चल रही है, जिसमें बहुत से डॉक्टर्स का ये मानना है कि आपको डेली नहाना चाहिए, जबकि बहुत से डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपको वीक में सिर्फ 2 से 3 दिन ही नहाना चाहिए। तो भाई लोगों, अगर आप पापा की परी हो और हाइजीन को मेंटेन करती हो तो मुझे माफ करना, लेकिन आज आपका एक भ्रम टूटने वाला है। तो वही लड़कों, सर्दियां आ रही हैं और इस फैक्ट को सुनने के बाद फॉर श्योर तुम सब खुश होने वाले हो। असल में गाइस अभी हाल ही में पिछले 5 सालों से की जा रही रिसर्च को खत्म करके उसके फाइनल रिजल्ट को दुनिया के सामने लाया गया है, और इसमें बेहद ही साफ तौर से यह बताया गया है कि अगर आप डेली नहाते हैं तो आप बहुत सी नई स्किन एलर्जीज और डिसीजेस को न्योता दे रहे हैं। लेकिन इससे उलट आप हफ्ते में अगर सिर्फ 2 से 3 बार ही नहाते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी स्किन को एलर्जी से दूर रखते हैं, बल्कि उसकी ओवरऑल ग्लो और हेल्थ को भी इंप्रूव कर देते हैं। पर कैसे? असल में गाइस हमारी बॉडी भी हमारी स्किन को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड को रिलीज करती रहती है, जो कि हमें एलर्जीज या फिर अलग अलग तरीके की डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, और यही फ्लूइड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड हमारी स्किन के ऊपर एक बेहद ही ऑसम से ग्लो को भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आप डेली नहाकर इसे वॉश आउट कर देते हैं तो हमारी स्किन ना सिर्फ रफ और डल हो जाती है, बल्कि वो धीरे धीरे आगे जाकर एलर्जीज का शिकार भी होने लगती है। और इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च अगर आप वीक में सिर्फ 2 या 3 बार ही नहाते हैं तो आप अपनी ओवरऑल स्किन हेल्थ को इंप्रूव कर लेंगे। अब हालांकि ये चीज करना या फिर ना करना आपके हाथ के ऊपर है, लेकिन हाँ, रिसर्च तो यही कहती है कि हमें वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही नहाना चाहिए। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा ही आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।